हिस्ट्री सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 1 2021-22 क्लास 12। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर की, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल नया पैटर्न, बिल्कुल नया फॉर्मेट। इस पैटर्न और इस फॉर्मेट के बारे में आपको पिछले काफ़ी वीडियोस में या फिर पिछले काफ़ी इंस्ट्रक्शंस के अंदर बताया गया था, जिसमें कि आपने देखा किस तरह से सीबीएसई का जो फॉर्मेट है बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। इस फॉर्मेट को, इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आप अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सैंपल के रूप में 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले जो जानकारी आपको पहले भी दी गई थी कि सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है टर्म 1 में, वो होगा आपका 90 मिनट्स का, यानी टाइम पीरियड जो आपको मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर वो 90 मिनट्स का मिलने वाला है, 1 घंटा 30 मिनट का। और इसमें जो प्रश्नों की जो संख्या है, जो नंबर है, जो अधिकतम अंक जो यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं वो है 40 नंबर, यानी मैक्सिमम मार्क्स विल बी द 40। अब बात करते हैं सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस की। देखिए, इस बार हमको जनरल इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं तो आगे पेपर को अच्छे से कर पाएंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं, या इसको हम यूँ कहें कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आइए पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस पे जरा थोड़ा सा एक नज़र मार लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अब यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन में पहला इंस्ट्रक्शन क्या है? द पेपर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस A, B, C एंड D, यानी कि आपका पूरा जो क्वेश्चन पेपर हो उसमें 4 सेक्शन होंगे, A, B, C और D, जिसमें से पहला जो सेक्शन है सेक्शन ए, उसमें आपके कुल प्रश्न होंगे 24। देयर विल बी 24 क्वेश्चंस इन सेक्शन ए एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली एनी 20 क्वेश्चंस। कोई भी इनमें से आपको जो आपको सही लगते हैं 20 प्रश्न ही 24 में से करने हैं सेक्शन ए में। बात करते हैं सेक्शन बी की, जिसमें से आपको कुल प्रश्न मिलेंगे 22, जिसमें से आपको कोई भी 18 प्रश्न ही करने हैं जो आपको सही लगते हैं, सही से आते हैं। सेक्शन सी की बात करते हैं, जिसमें आपको कुल प्रश्नों की संख्या मिलेगी 12। देयर विल बी टोटल 12 क्वेश्चंस इन द सेक्शन सी एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली एनी 10 क्वेश्चंस। आपको कोई भी इसमें से 10 प्रश्न करने हैं। और इसमें से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें आपको 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। देखिए बच्चों, 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब है इसी 12 प्रश्नों में से, 12 क्वेश्चंस में से 2 प्रश्न ऐसे होंगे, या तो सोर्स हो सकता है, उसके अंदर कोई पोएट्री हो सकती है जो आपकी बुक्स के अंदर प्रिंटेड होता है, मटेरियल ब्लू कलर की जो कलर में होता है, वो उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इन 12 प्रश्नों में से कोई 2, और वो आएंगे ही आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी में आपको मिलने वाले हैं 2 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 59 एंड क्वेश्चन नंबर 60, यानी कि प्रश्न नंबर 59 और प्रश्न नंबर 60 जो यहाँ पर होगा। 59 और 60 जो क्वेश्चन नंबर होगा वो होगा मैप बेस्ड क्वेश्चन, मानचित्र आधारित प्रश्न होगा ये। ठीक है, इसमें से आपको दोनों ही प्रश्न करने हैं, यानी दोनों कंपल्सरी करने हैं। मतलब आपको विकल्प मिल जाएगा कि जो आपको मैप में शो किया होगा कोई भी साइट, वो आपको यहाँ पर ऑप्शन में से सेलेक्ट करना पड़ेगा, 4 ऑप्शंस में से। ठीक है, अब यहाँ पर 6 नंबर का और 7 नंबर का जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, जहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके जो टोटल क्वेश्चन, जो सारे क्वेश्चन आपको 40 नंबर के आप करोगे, हर क्वेश्चन जो है इक्वल यहाँ पर मार्क्स कैरी करता है, यानी 1 अंक हर प्रश्न के जवाब में आपको दिए जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, जैसे कि ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है। तो ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये एक क्वेश्चन जो है आपके क्लास 12 के लिए बनाया गया है, तो आप फ्री माइंड होकर इस क्वेश्चन पेपर को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करना और पैटर्न को समझना। सबसे पहले देखेंगे आप सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको पहला क्वेश्चन मिलने वाला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इसमें आपको प्रश्न मिलता है कि भारत में स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बुक के लेखक कौन थे। अब देखिए, पहला ऑप्शन है R.E.M. व्हीलर, बी ऑप्शन है जॉन मार्शल, सी ऑप्शन है S.N. रॉय, डी ऑप्शन है राखाल दास बनर्जी। इसका जो बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, जो कि आप लोग जानते हैं मुझे उम्मीद है, S.N. रॉय है, ऑप्शन सी। ये प्रश्न 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और बहुत सारे बच्चों ने, मैं कहूँगा यहाँ पर कि शायद 90% बच्चों ने इसको गलत किया था। ऑप्शन अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे। इसमें आपके पास ए ऑप्शन आता है अलेक्जेंडर कनिंघम, बी हारोल्ड हारग्रीव्स, सी आता है दयाराम साहनी, डी आता है जॉन मार्शल। तो बच्चों इसका सही उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस वाज सीम्ड टू बी अनफेमिलियर एंड अनयूजुअल विद द हड़प्पन कल्चर। यानी निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक प्रथा या परंपरा अनफेमिलियर यानी अपरिचित और असामान्य है, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है मदर गॉडेस यानी मातृ देवी, ऑप्शन बी है प्रीस्ट किंग यानी कि पुरोहित राजा,
ऑप्शन सी है यौगिक पोस्चरशील यानी कि योगी की मुद्रा वाली मोहर। ऑप्शन डी है सांस्कृतिक यजनास यानी कि संस्कृत वाले यज्ञ, है ना। तो मैं यहाँ पर सीधे आपको आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। सांस्कृतिक यजनास जो है बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर है, यानी कि ये उससे संबंधित नहीं है हड़प्पा सभ्यता से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्तूपा इन इंडिया एंड वाज कमीशन्ड बाय द मौर्यन किंग अशोका, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे प्राचीनतम स्तूप है और जिसको कि मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। पहला ऑप्शन आपके पास आता है ए शांति स्तूपा, ऑप्शन बी अमरावती स्तूपा, ऑप्शन सी सांची स्तूपा, ऑप्शन डी नागार्जुन कोंडा स्तूपा। तो सही उत्तर आपको बच्चों पता है ऑप्शन सी सांची स्तूपा इसका सही उत्तर है, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल के नजदीक है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ तीर्थंकर्स इन जैनिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा बिंदु है जो कि तीर्थंकर शब्द को परिभाषित करता है जैन धर्म से संबंधित, यानी जैन धर्म में तीर्थंकर का क्या एक रोल था। ए सुप्रीम बीइंग हु इज द इनकारनेशन ऑफ गॉड, यानी सर्वोच्च जो कि भगवान का अवतार है। बी दोज हु गाइड मेन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, वो जो कि पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी पार करवाते हैं। सी दोज हु फॉलो द पाथ ऑफ वेदांत एसेटिसिज्म, यानी कि वो जो कि वेदांत के त्याग और तपस्या के मार्ग को फॉलो करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। डी दोज हु नो द अल्टीमेट ट्रुथ एंड धर्म, जो लोग जानते हैं परम सत्य को और धर्म को। तो इसका सही उत्तर बच्चों है ऑप्शन बी दोज हु गाइड मेन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, वो जो कि जीवन की नदी को पार करवाते हैं, तीर्थंकर जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर इश्यूड गोल्ड कॉइन्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन फर्स्ट सेंचुरी सीई, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा साम्राज्य था जिसने पहली बार पहली शताब्दी के अंदर जो है सोने के सिक्के जारी किए। ऑप्शन ए गुप्ता एम्पायर, ऑप्शन बी मौर्यन एम्पायर, ऑप्शन सी कुशाना एम्पायर, ऑप्शन डी यौधेय एम्पायर। जो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन सी कुशाना एम्पायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑफ सेल ऑब्जेक्ट्स, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शहर था हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्ण रूप से समर्पित था शिल्प उत्पादन के लिए और मुख्य रूप से शंख के निर्माण कार्य शिल्प उत्पादन के लिए। तो इसमें आता है ए कोट दीजी, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी मांदा, ऑप्शन डी चनहुदड़ो। कोट दीजी है नहीं, कालीबंगन है नहीं, मांदा है नहीं, ऑप्शन डी चनहुदड़ो बिल्कुल सही उत्तर है, जो कि शिल्प उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, सेल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कंपोजर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति, निम्नलिखित में से कौन प्रयाग प्रशस्ति के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए कालिदासा, ऑप्शन बी कल्हना, ऑप्शन सी हरिसेना, ऑप्शन डी बाणभट्टा। तो सही उत्तर है बच्चों हरिसेन। संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त के ये कोड पोएट थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था, इलाहाबाद में था ये। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पा देयर वर नो विंडोज इन द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल, आइडेंटिफाई द पॉसिबल कॉज मेंशन्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो घरेलू या गृह स्थापत्य कला थी वहाँ पर हमें खिड़कियाँ नहीं मिलती हैं भूतल पर, ग्राउंड फ्लोर पर, ज़मीन पर। आपको कोई पॉसिबल रीज़न यानी कोई संभावित कारण बताना है जो कि पुरातत्वविदों ने सुझाया हो इन ऑप्शनों में से, इन विकल्पों में से। ए है इट वाज अ कस्टम, ये एक रिवाज था कि वो ज़मीन पर खिड़कियाँ नहीं बनाते थे ग्राउंड फ्लोर पर। ऑप्शन बी टू मेंटेन प्राइवेसी, वो निजता यानी कि अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रखना चाह रहे थे। नो कंसर्न ऑफ वेंटिलेशन, यानी कि उन्हें कोई मतलब ही नहीं था वेंटिलेशन से कि हवा आए खिड़की से ना आए। ऑप्शन डी पार्ट ऑफ अनप्लान्ड प्रोसेस, ये एक भाग है कि किस तरह से अनियोजित प्रक्रिया थी, उन्होंने खिड़कियां बनाई ही नहीं। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी की जो मेंटेन प्राइवेसी, वो निजता को प्रेफरेंस देते थे। निजता का मतलब था प्राइवेसी को वो प्रेफरेंस देते थे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द कंपोजिशन ऑफ द महाभारत हैज बीन ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू अ ऋषि, आइडेंटिफाई हिज नेम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, यानी कि महाभारत के रचनाकार जो है मुख्य रूप से परंपरागत रूप से माने जाते हैं एक ऋषि। हमने उनके नाम का चयन करना है निम्नलिखित विकल्पों में से। ऑप्शन ए है ऋषि कनाद, ऑप्शन बी है ऋषि कपिला, ऑप्शन सी ऋषि अगस्त्य, ऑप्शन डी ऋषि व्यासा। तो इसमें सही उत्तर है ऋषि व्यास, ऋषि श्री वेद व्यास, जिन्होंने लिखा था महाभारत। टेक्सुअल ट्रेडिशन यानी साहित्यिक परंपरा में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 11 देखने को मिल जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवल्ड इन विजयनगरा एम्पायर इन द 15th century एंड वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशन ऑफ द एम्पायर, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने जो है यात्रा की थी विजयनगर साम्राज्य की 15वीं सदी में
और वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी से। तो इसमें ऑप्शन ए है दुआर्ते बारबोसा, बी है अब्दुल रज़ाक, सी है कॉलिन मैकेंजी, डी है डोमिंगो पायस। इसका सही जवाब है बच्चों बिल्कुल अब्दुल रज़ाक, जो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी से। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमन टू बी ऑर्डेन्ड एज अ भिक्खुनी। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी महिला है, पहली महिला है जो कि बौद्ध धर्म के अंदर पहली बार भिक्खुनी बनती है, ठीक है, संघ में आती है और भिक्खुनी बन जाती है। ए है महाप्रजापति गौतमी, बी है यशोधरा, सी है महामाया, डी है धम्मानंदा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बिल्कुल महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी सौतेली माँ थी, गौतम बुद्ध की पहली महिला है जो भिक्खुनी बनती है बौद्ध धर्म के संघ के अंदर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। गलत प्रिंट हो रखा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द महानवमी डब्बा। महानवमी डिब्बा, तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ऑप्शन ए यहाँ पर देखेंगे आप कि जो महानवमी डब्बे से संबंधित जो है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देखना है। ऑप्शन ए अगर आप यहाँ पर देखेंगे, महानवमी डिब्बा वाज पार्ट ऑफ द किंग्स पैलेस कॉम्प्लेक्स, यानी कि महानवमी डिब्बा जो है राजा के महल के परिसर का एक भाग था। ऑप्शन बी महानवमी डिब्बा वाज द पार्ट ऑफ सेक्रेट सेंटर, यानी महानवमी डिब्बा जो है पवित्र केंद्र यानी कि जो धार्मिक केंद्र का एक भाग था। महानवमी, अब ऑप्शन सी देखते हैं। महानवमी डिब्बा वाज अ काउंसलिंग सेंटर, यानी कि महानवमी डिब्बा एक परिषदीय हॉल था। परिषदीय हॉल मतलब परिषदीय सभागार, काउंसलिंग हॉल था। या ऑप्शन डी महानवमी डिब्बा वाज द डिस्कशन हॉल, यानी कि एक चर्चा का केंद्र हॉल था, ये चर्चा का हॉल था जहाँ डिस्कशन होते थे, वो हॉल था ये। तो इसमें से सही आंसर बच्चों आपको है ऑप्शन ए, महानवमी डिब्बा वाज पार्ट ऑफ द किंग्स पैलेस कॉम्प्लेक्स, यानी कि राजा के महल के परिसर का महानवमी डिब्बा एक महत्वपूर्ण भाग था। देखिए बहुत सारे अनुष्ठान यहाँ पर किए जाते थे, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं। कृष्णदेवराय बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। निम्नलिखित में से कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे। ए संगम डायनेस्टी, बी तुलुव डायनेस्टी, सी अरावली डायनेस्टी, या डी सुलुव डायनेस्टी। तो बच्चों इसमें सही प्रश्न, तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपका सही आंसर है तुलुव, यानी कि कृष्णदेवराय जो है विजयनगर साम्राज्य के 4 प्रसिद्ध वंशों के क्रम में तुलुव वंश से संबंधित थे। तुलुव आपको ऑप्शन बी में मिल जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, द मिड टर्म मिलेनियम बीसीई इज ऑफन रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि विश्व के इतिहास में टर्निंग पॉइंट यानी परिवर्तनकारी काल के रूप में माना जाता है प्रथम सहस्राब्दी ईसा पूर्व को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट रिलेटेड टू द स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आस्पेक्ट बिंदु है जो कि इस कथन को सही साबित करता है। ऑप्शन ए, थिंकर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्राई टू अंडरस्टैंड मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि विश्व के जो विचारक थे वो दुनिया के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे। ऑप्शन बी, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ यूजेस ऑफ कॉइन्स, यानी कि सिक्कों का विकास हो रहा था, सिक्कों का विस्तार हो रहा था, सिक्कों का प्रयोग बढ़ रहा था। ऑप्शन सी, इमरजेंस ऑफ अर्ली स्टेट इन द फॉर्म ऑफ महाजनपदास, यानी कि यहाँ पर जो है महाजनपदों का उदय हो रहा था जो कि प्रारंभिक राज्य थे। ऑप्शन डी, गनाज एंड संघाज वर असिस्टेड बाय स्टैंडिंग आर्मीज, यानी कि जो शक्तिशाली सेनाएं थी उनका सहयोग मिल रहा था। गण एंड संघास जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म ऑफ महाजनपदास थे। तो बात करते हैं यहाँ पर सही ऑप्शन की। ऑप्शन ए, थिंकर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्राई टू अंडरस्टैंड मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि जो विश्व के विचारक थे जो कि दुनिया के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें से भारत में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, और इसके अलावा यूनान की बात करें सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल जो थे, चीन में भी थे और ईरान में भी थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर, हु अमंग द फॉलोइंग गुरुज ऑफ सिख कंपाइल्ड श्री गुरु आदि ग्रंथ साहिब। निम्नलिखित में से किन गुरुओं ने या कौन से गुरु ने जो है कंपाइल किया, संकलित किया था आदि ग्रंथ साहिब को। बात करते हैं इसमें। ऑप्शन ए, गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी गुरु अर्जन देव, ऑप्शन सी गुरु नानक देव, और ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो बात करते हैं सही आंसर की। गुरु अर्जन देव वो व्यक्ति थे, ऑप्शन बी, जिन्होंने कि श्री आदि ग्रंथ साहिब को संकलित किया, कंपाइल किया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। व्हाई इज द हड़प्पन स्क्रिप्ट कॉल्ड एनिग्मेटिक, चूज द करेक्ट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपको ये बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, स्क्रिप्ट थी, वो रहस्यमयी क्यों थी। उचित उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए, इट रिजेंबल्स द हियरोग्लिफिक स्क्रिप्ट ऑफ इजिप्ट, यानी कि ये जो है इजिप्ट यानी कि मिस्र की जो है एक लिपि थी, हियरोग्लिफिक लिपि उसकी तरह थी। बी, इट हैड टू मैनी सिंबल्स, इसमें बहुत सारे चिन्ह हैं।
बिटवीन 600 एंड 1000 इन नंबर, यानी कि 600 से लेकर 1000 तक नंबर थे इसमें। सी, इट वाज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती थी। डी, इट्स स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडेसिफर्ड टिल डेट, यानी कि जो ये लिपि है ये अभी भी जो है पढ़ी नहीं जा सकी है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका जो सही उत्तर आपको मिलने वाला वो ये है, इट इज़ द स्क्रिप्ट विच रिमेन्स अनडेसिफर्ड टिल डेट, यानी कि आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए ये जो है एक तरह से रहस्यमय लिपि है। देखिए हम पढ़ नहीं पाए आज तक। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द बेस्ट नोन रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध शासक था सातवाहन वंश का? ऑप्शन ए यज्ञश्री सातकर्णी, देखिए कई चीजें यहाँ पर गलत प्रिंट हो रखी हैं। बी, शिमुख सातकर्णी। सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। डी, वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी। तो यहाँ पर आपके सामने आ जाता है सही उत्तर गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं जो कि यहाँ पर चूंकि बहुत लंबा वीडियो न बन जाए इसलिए डिस्कस नहीं किए जा रहे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, यानी कि एग्जाम में भी आपको फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन मिल जाएंगे। 19 क्वेश्चन है, द कंपाइलेशन ऑफ द विनय पिटका, द सुत्त पिटका एंड द अभिधम्म पिटका आर कॉल्ड एज, यानी कि जो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है उनके संकलन को एक शब्द देना है, आपने किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दीपवंश, बी त्रिपिटक, सी महावंश, डी अशोकवदान। ठीक है, इसमें सही उत्तर है आपके पास त्रिपिटक। त्रिपिटक 3 टोकरियां, और इन 3 टोकरियों के अंदर आते हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, बौद्ध धर्म की ये ग्रंथ है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, जिसमें कि आपको देखने को मिल जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वाज यूज्ड ओनली बाय विजयनगर रूलर्स एंड देयर फैमिलीज, यानी निम्नलिखित में से किस मंदिर का प्रयोग किया जाता था विजयनगर शासकों के द्वारा और उनके परिवार के द्वारा? ए, ऑप्शन ए है विठ्ठल टेम्पल, ऑप्शन बी है द विरूपाक्ष टेम्पल, ऑप्शन सी है द हजाराराम टेम्पल, ऑप्शन डी है द रघुनाथ टेम्पल। तो बच्चों इसमें सबसे बढ़िया उत्तर है ऑप्शन सी द हजाराराम टेम्पल। यहाँ पर अपने परिवार के साथ इस महल का या इस मंदिर का प्रयोग जो है करते थे विजयनगर के शासक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, जिसमें आपको दिखाई देगा कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र बुक के लेखक कौन है? इसमें ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी है चाणक्य, ऑप्शन डी है बिंदुसार। सही उत्तर है बच्चों इसमें चाणक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वर स्पोकन बाय रायास एंड नायकास इन द विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य के भीतर जो है राय और नायक जो थे उनके द्वारा कौन सी भाषाएं बोली जाती थी? ऑप्शन ए मलयालम और तेलुगु, ऑप्शन बी कन्नड़ और तेलुगु, ऑप्शन सी तमिल और तेलुगु, ऑप्शन डी संस्कृत और तेलुगु। तो आपके लिए बता दें कन्नड़ और तेलुगु भाषा का प्रयोग राय और नायक विजयनगर साम्राज्य में करते थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वीकंड द विजयनगर किंगडम, यानी कि विजयनगर किंगडम या विजयनगर साम्राज्य को जो कमजोर बनाया था किस युद्ध ने बनाया था? ऑप्शन ए बैटल ऑफ तालिकोटा, यानी तालिकोटा की लड़ाई ने, ऑप्शन बी बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की लड़ाई ने, ऑप्शन सी बैटल ऑफ मैसूर, मैसूर की लड़ाई ने, बैटल ऑफ त्रावणकोर, ऑप्शन डी है ऑप्शन। तो इसमें सही जो उत्तर आपको मिलता है वो है बैटल ऑफ तालिकोटा, राक्षसी तंगड़ी की लड़ाई भी इसको कहा जाता है, ऑप्शन ए है सही उत्तर है 23 नंबर क्वेश्चन का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है सेक्शन ए का। हु अमंग द फॉलोइंग बेगम्स प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द सांची स्तूपा, निम्नलिखित में से कौन सी बेगम थी जिन्होंने की सांची के स्तूप के संरक्षण के लिए धन का अनुदान दिया था? ऑप्शन ए शाहजहां बेगम, ऑप्शन बी नूरजहां बेगम, ऑप्शन सी रुकैया बेगम, ऑप्शन डी नूर उन निशा बेगम। तो सही उत्तर बच्चों आपको मालूम है शाहजहां बेगम, इन्होंने दिया था धन का अनुदान। बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए बहुत सारे। करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन इन द संगम टेक्स्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स वेल्लालर एंड अदिमाई एज 2 कैटेगरीज ऑफ पीजेंट्स इन साउथ इंडियन विलेजेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ये दर्शाता है जो कि संगम ग्रंथों में वर्णित किया गया है सीधे तौर पर कि वेल्लालर और अदिमाई कैटेगरी को, ठीक है, और जो कि दक्षिण भारत के मुख्य रूप से किसान वर्ग को संबंध यहाँ पर है। वेल्लालर अ प्लोमैन एंड अदिमाई एज लैंड ओनर, क्या ये सही है? बी वेल्लालर अ लैंड ओनर एंड अदिमाई अ पीजेंट, यानी वेल्लालर एक जमीन का मालिक आदमी, अदिमाई एक किसान, क्या ये सही है? ऑप्शन सी वेल्लालर अ पीजेंट एंड अदिमाई अ लैंडलॉर्ड, यानी वेल्लालर एक किसान और अदिमाई एक लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार। ऑप्शन डी वेल्लालर अ लैंड ओनर एंड अदिमाई अ स्लेव, क्या वेल्लालर एक जमींदार था, गृहपति था,
किसान जमीनों का मालिक था। एंड अधिमाई अस्लीब, अधिमाई एक दास था। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। वेलालर का मतलब होता है जमीन का मालिक, जमींदार। अधिमाई का मतलब होता है स्लेव। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, संगम ग्रंथों में वर्णन किया गया है। संगम ग्रंथ आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, 26। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई द प्रैक्टिशनर्स ऑफ अ सब डिसिप्लिन ऑफ आर्कियोलॉजी, यानी कि निम्नलिखित इंफॉर्मेशन जानकारी को आपने पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपने से सही विकल्प का इसमें से चयन करना है। ठीक है, तो देखते हैं। They are the specialists in ancient animal remains. They tried to study and understand the Harappan subsistence strategies through animal bones and found at Harappan sites and indicated that Harappan domesticated few animals. यानी कि जो ये स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ लोग हैं जो कि पुराने ज़माने के जानवरों की अवशेषों के बारे में विशेषज्ञ होते हैं, जो कोशिश करते हैं उनका अध्ययन करने की, उनको समझने की कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार से जीवन निर्वाह करते थे और जानवरों की हड्डियों के आधार पर ऐसा काम वो करते हैं जो कि उन्हें हड़प्पा सभ्यता की स्थलों से मिलती है, जो ये दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन जानवरों का या कुछ थोड़े बहुत जानवरों को पालते पोसते थे। इस तरह का यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है। ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास दिया गया है। कौन ये काम करेगा इन हड्डियों का अध्ययन करने का? आर्कियोबॉटनिस्ट। क्या वो पूरा वनस्पतिज्ञ होते हैं? बी आर्कियोजूलॉजिस्ट, यानी क्या पूरा जीव विज्ञानी होते हैं? सी जियो आर्कियोलॉजिस्ट, यानी कि भू पुरातत्वविद होते हैं? डी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी कि मानव विज्ञानी होते हैं? तो बच्चों सही उत्तर है, ज्यादा समय है नहीं इसमें, ऑप्शन बी आर्कियोजूलॉजिस्ट, यानी कि जो पूरा प्राणी विज्ञानी होते हैं या पुराण जीव विज्ञानी होते हैं, वो ये काम करते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, 2019 के क्वेश्चन पेपर में यही प्रश्न आ रखा है और 99% या 90% बच्चों ने प्रश्न भी नहीं किया था। 27 क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एसोसिएटेड विद बुद्धा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज इनकरेक्ट, यानी निम्नलिखित में से जोड़ा आपने देखना है, वो पेयर आपने देखना है जो कि बुद्ध के सांकेतिक जो है उपस्थिति के मामले में गलत है। ए एम्प्टी सीट डैश मेडिटेशन ऑफ बुद्धा, यानी कि खाली रिक्त सीट है, स्थान है बुद्ध के ध्यान की अवस्था से। ऑप्शन बी है व्हील, जिसके आगे लिखा है डैश सेरमन ऑफ बुद्धा, बुद्ध का उपदेश। ऑप्शन सी है बोधि ट्री डैश बर्थ ऑफ बुद्धा, यानी कि बोधि ट्री का संबंध क्या बुद्ध के जन्म से। डी स्तूपा डैश महापरिनिब्बाना, यानी कि स्तूप जो कि महापरिनिब्बान से संबंधित है कि नहीं है, डैश करके लिखा हुआ है। तो इसमें जो आपको इनकरेक्ट ऑप्शन आपको जो बताया जाना है बच्चों, ये है आपका बोधि ट्री। ठीक है, बोधि ट्री का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध के जन्म को नहीं दिखाता है। ये तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, जो कि यहाँ गलत जोड़ा बना हुआ है। ठीक है, बोधि ट्री के नीचे तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ महाभारता विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको करना क्या है कि निम्नलिखित इन्फॉर्मेशन, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है और उसके आधार पर आपने महाभारत के चरित्र या जो कैरेक्टर यहाँ पर दिया गया, हीरो दिया गया, कोई फिगर दिया गया है, उस नाम को पहचानना है। गुरु और मेंटर ऑफ द कौरवाज एंड पांडवाज, यानी कि पांडवों के गुरु, कौरवों के गुरु, और मेंटर यानी कि जो उनको ज्ञान देते थे, शिक्षा देते थे। ठीक है, डिड नॉट एक्सेप्ट एकलव्य एज हिज डिसाइपल, यानी कि जिन्होंने एकलव्य को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया था। कौन थे? ऑप्शन ए गुरु वशिष्ठ, बी गुरु व्यास, गुरु संदीपनी, गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य सबको मालूम है, इन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था। 29 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महाजनपदाज आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कथन हैं जो महाजनपदों के विषय में बिल्कुल सही है। ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर रोमन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। फर्स्ट देखेंगे, महाजनपदाज वर मगध, कौशल, गांधार एंड अवंती ओनली। महाजनपद जो थे मगध, कौशल, गांधार और अवंती ही थे मात्र। ऑप्शन अब दूसरा विकल्प इसमें देखेंगे, मोस्ट महाजनपदास वाज रूल्ड बाय किंग्स, यानी कि जो अधिकतर महाजनपद थे उन पे राजाओं का शासन चलता था। और तीसरा विकल्प देखते हैं, सम नोन एज गणास एंड संघास वर ओलिगार्कीज रूल्ड अंडर राजाज, यानी कि कुछ इनमें से ऐसे गण और संघात्मक थे जिनमें कि समूह शासन चलता था राजाओं के अंतर्गत। अब चौथा विकल्प देखते हैं, ईच महाजनपदा हैड अ कैपिटल सिटी विच वाज ऑफन फोर्टिफाइड, यानी कि हर महाजनपद की एक राजधानी होती थी और जो कि मुख्य तौर पर किले बंद होती थी। इसमें से सही जो विकल्प आपको चयन करने हैं ऑप्शंस में से ए ऑप्शन दिया गया है फिर से कि कौन कौन से सही हैं। क्या पहला, दूसरा और तीसरा सही है? क्या बी ऑप्शन में से सेकंड, थर्ड और चौथा सही है? क्या सी ऑप्शन में से पहला, तीसरा और चौथा सही है? क्या डी ऑप्शन में से पहला, दूसरा और चौथा सही है? तो बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें से दूसरा,
तीसरा और चौथा, यानी कि जो ऑप्शन है इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसे कि आपको मालूम है, आपको बता दें कि महाजनपद मात्र मगध, कौशल, गंधार और अवंती ही नहीं थे, 16 थे पूरे के पूरे, 4 ही दिए हैं यहाँ पे, बाकी सब सही हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा बन रहा है वीडियो, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन बिलो एज असर्शन ए एंड रीजनिंग आर, रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यानी निम्नलिखित में से आपको कुछ स्टेटमेंट, कथन दिए गए हैं, प्रश्न भी नीचे दिए गए हैं। असर्शन यानी कथन को पढ़िएगा, कारण को भी पढ़िएगा और आप उसमें से एक उचित जो है विकल्प का उसका चयन करना है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना पड़ता है बच्चों, क्योंकि आमतौर पर ये गलत होता है। असर्शन ए, कथन ए, जो यहाँ पर कथन जो दिया गया है आपके सामने, स्टेटमेंट जो दिया गया है उसको ध्यान से पढ़िए। फ्रॉम सेंचुरी 500 BCE नॉर्म्स वर कंपाइल्ड इन संस्कृत टेक्स्ट नोन एज द धर्मसूत्राज एंड धर्मशास्त्राज। यानी कि 5वीं सदी ईसा पूर्व में जो है नॉर्म्स जो थे, नॉर्म्स का मतलब होता है सामाजिक मानदंड के नियम, जो होते हैं ना, रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं, वो कंपाइल्ड यानी संकलित किए गए थे संस्कृत के अंदर, संस्कृत ग्रंथों के अंदर, जिनको कि हम धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कहते हैं। तो यानी धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र नामक संस्कृत के ग्रंथ जो थे संस्कृत भाषा में, इनका संकलन 500 ईसा पूर्व में किया गया था, ठीक है। रीजन दिया गया आर नीचे, ब्राह्मणास लेट द कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर फॉर द सोसाइटी इन जनरल। यानी कि ब्राह्मणों ने इन कोड्स को, इन नियमों को, इन संहिताओं को बनाया ताकि सामाजिक व्यवहार को समाज के अंदर सामान्य तौर पर नियमित किया जा सके। ये इसका अर्थ आप समझ गए हैं। ऑप्शन ए है, क्या बोथ ए एंड आर टू, क्या दोनों विकल्प सही हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर क्या पहले विकल्प जो असर्शन ए है क्या उसको सही साबित करता है। ऑप्शन बी देखिएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही सत्य है, ए भी सही है, दोनों आर भी सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बट जो आर जो है बच्चों सही तो है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं कर रहा है। बात करते हैं ऑप्शन सी की, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्या ए सही है लेकिन रीजन गलत दिया हुआ है। डी, क्या ए गलत है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू और आर सच है। तो आपको देखना है इसमें, तो आपको बता दें इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ए भी सही है, आर भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। जी हाँ, ब्राह्मणों ने पूरे नियम बनाए समाज के लिए, संकलन कंपाइलेशन भी इन्होंने किया, दोनों ही बिल्कुल सही है, एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल एक्यूरेट है। थोड़ा कठिन प्रश्नों में से पेपर में आ सकता है, तो ये टफ पड़ सकता है, बहुत ध्यान से इसको करिएगा बाद में कभी भी। 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द मोस्ट प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द सालभंजिका मोटिफ इन द सांची स्तूपा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या करता है सालभंजिका नाम की जो मूर्तियां जो बनाई गई हैं सांची स्तूप में, है ना, उसके संदर्भ में ये बताना है। तो सालभंजिका को बताइए किस संदर्भ में बताया गया होगा या बनाया गया होगा सांची के स्तूप में। ए दिया गया है महापरिनिब्बाना, बी दिया गया है स्ट्रेंथ एंड विजडम यानी कि शक्ति और बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी ऑस्पिशियस सिंबल यानी कि एक पवित्र चिन्ह है, ऑप्शन डी दिया गया है रिलीजियस आइडल यानी कि एक पवित्र मूर्ति। तो बच्चों इसका बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन सी है 31 नंबर क्वेश्चन का, वो है ऑस्पिशियस सिंबल यानी कि जो सालभंजिका की मूर्ति जो सांची के स्तूप की दीवारों से हमें मिलती है वो है ऑस्पिशियस सिंबल यानी कि एक पवित्र चिन्ह। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित जो है कथनों पर आपको विचार करना है। बहुत बढ़िया से कठिन से प्रश्न लग रहे हैं। ऑप्शन जो आपको इसमें दिया गया है रोमन में फर्स्ट वाला, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स यानी हड़प्पा सभ्यता जो थी वो शहरी केंद्रों का एक विकास था। और अब दूसरा विकल्प देखिए, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज वर द केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जो हड़प्पा के शहरों का जो मुख्य विशेषता थी वो ये थी कि बहुत ध्यानपूर्वक इन्होंने अपना ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जो इनके जल निकास व्यवस्था बनाई थी। और अब तीसरा विकल्प यहाँ पर रोमन वाला देख लेते हैं, द हड़प्पन रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट अलोंग एन अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न यानी हड़प्पा सभ्यता की जो शहरों की जो सड़कें थी और नालियाँ थी वो जो इस तरह से बनाई गई थी कि वो पूर्ण रूप से ग्रिड पैटर्न यानी कि जाल पद्धति के अनुसार बनाई गई थी। तो इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। अब कौन सा विकल्प सही है हड़प्पा सभ्यता के इनमें से कौन सा सही है? क्या पहला सही है ओनली फर्स्ट सही है जिसमें कि बताया गया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो ये शहरी केंद्रों का विकास हो रहा था? क्या बी सही है ओन जो दिया गया है बी में ओनली सेकंड दिया गया है कि मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर जो है इनका वो बढ़िया ढंग से इन्होंने जो ड्रेनेज पैटर्न बनाया था क्या वो सही है? ऑप्शन सी देख लेते हैं कि पहला और दूसरा क्या वो दोनों सही हैं। और डी की बात करें कि डी कहा जा रहा है कि तीनों ही सही हैं। तो जो मेरा कहना है बच्चों इसमें कि तीनों ऑप्शन सही हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए अर्बन सेंटर्स का भी डेवलपमेंट हो रहा था, ड्रेनेज पैटर्न भी इनका ही था बहुत ध्यानपूर्वक बनाया हुआ, और जो सड़कें और नालियाँ जो थी वो बिल्कुल परफेक्टली इनके ग्रिड पैटर्न पे थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पर देख लेते हैं
मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही है 32 क्वेश्चन का। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ महाभारत विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि महाभारत के जो एक निम्नलिखित कैरेक्टर को आपको पहचानना है। देखिए कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा फिगर है, ठीक है। बिलोंग टू द राक्षसा क्लैन, यानी कि राक्षस कुल से संबंधित थी, शादी भीम से की थी और घटोत्कच की माँ थी, कौन थी, हिडिंबा थी। एकदम सही आंसर है, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। ही वॉज कॉल्ड एज देवानाम्पिय एंड पियदस्सी एंड ही रूल्ड ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम CE 268 to 232 BC। ओके, तो कौन था ये जिसने धम्म का प्रोपेगेशन भी किया था, धम्म को प्रवर्तित भी किया भारत में, देवानाम्पिय दस्सी की टाइटल भी लिया था और पियदस्सी का भी टाइटल लिया था। कौन था, वो था अशोक, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आ गया है। मैच द फॉलोइंग यानी मिलान करना है। आर्कियोलॉजिस्ट का नाम दिया है और रोल दिया गया है कि कंट्रीब्यूशन इनका क्या होगा। ए में देखोगे अलेक्जेंडर कनिंघम, बी में देखोगे दयाराम साहनी, सी में जॉन मार्शल और डी में आर.एम. व्हीलर। तो इनके आगे क्या लिखा हुआ है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या जो हड़प्पा सभ्यता की मोहर को ढूंढा था, दयाराम साहनी क्या पहले डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जॉन मार्शल ने क्या मिलिट्री प्रिसीजन लाए थे आर्कियोलॉजी में, यानी कि सैनिक परिशुद्धता का समावेश क्या जॉन मार्शल ने किया था, और क्या आर.एम. व्हीलर ने जो अनाउंस किया था दुनिया के सामने एक बिल्कुल नई सभ्यता की खोज के बारे में। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। देखिए तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे इनको मुहर मिली थी, ठीक है। आर.एम. व्हीलर ने जो मिलिट्री प्रेसिजन आर्कियोलॉजी में लिया था, तो डी थर्ड, ए फर्स्ट, डी थर्ड, ए फर्स्ट। यहाँ पर देख लेते हैं ए का जो ए ऑप्शन यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम का है वो इस तरह से आपको। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है बिल्कुल ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है, जिसमें कि आप देखने को आपको मिल जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे पहले डायरेक्टर जनरल थे ASI के। दयाराम साहनी को मोहरें मिली थी हड़प्पा में। जॉन मार्शल ने दुनिया को बताया कि जो नई सभ्यता की मैंने खोज कर दी है और खोज हो गई है। और आर.एम. व्हीलर को क्रेडिट दिया जाता है कि मिलिट्री प्रेसिजन यानी कि सैनिक परिशुद्धता वो पुरातत्व में लाए थे 1944 के अंदर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज और आर करेक्ट अबाउट द विजयनगर एम्पायर। निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य के बारे में कौन सी बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट जो दिया गया है, इट इज फर्स्ट डायनेस्टी वाज द संगम डायनेस्टी, यानी कि यहाँ पर जो पहला वंश था वो संगम वंश था। दूसरा विकल्प की बात करते हैं, तुलुब्स वर रिप्लेस्ड बाय द अरावीडू, यानी कि तुलुब जो थे उनको अरावीडू के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। अब थर्ड विकल्प की इसमें ऑप्शन की बात करते हैं, कृष्णदेवराय बिलोंग टू द सुलुभ डायनेस्टी, यानी कृष्णदेवराय जो संबंधित थे सुलुभ डायनेस्टी से थे। और चौथे विकल्प की यहाँ पर बात करते हैं, हरिहरा एंड बुक्का वर फ्रॉम अरावीडू डायनेस्टी, हरिहर और बुक्का जो थे यहाँ पर अरावीडू डायनेस्टी से संबंधित थे। मैं आपको बता दूं अंतिम दो तो बिल्कुल गलत हैं। कृष्णदेवराय जो है सुलुभ डायनेस्टी से थे नहीं, हरिहर राय जो थे वो अरावीडू डायनेस्टी के, बुक्का जो दोनों भाई थे वो उससे संबंधित नहीं थे। तो ऊपर के जो दोनों विकल्प यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर करने का मतलब क्या होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कि जो फर्स्ट डायनेस्टी जो है विजयनगर की वो संगम है और तुलु वंश को अरावीडू ने ही जो है रिप्लेस किया था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की। 12th century witnessed the emergence of new movement as Veer-Shaiva tradition and it continued to be an important community in the region to date. Our understanding of this tradition is derived from vachnas composed by women and men who joined the movement. Which of the following statement is correct about this tradition? यानी कि आपको बता दें कि 12वीं सदी में कर्नाटक के अंदर एक नया आंदोलन शुरू होता है जिसको वीर शैवा आंदोलन कहा जाता है। ये जो एक प्रकार से आंदोलन है महत्वपूर्ण है, आज भी महत्वपूर्ण है यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर समुदाय। और ये हमारी जो समझ है इस ट्रेडिशन के बारे में जो विकसित हुई है उन वचनों से, जो कि पुरुषों और महिलाओं ने उन वचनों को लिखा था जिन्होंने कि इस आंदोलन को ज्वाइन किया था, वीर शैव आंदोलन को। ठीक है, निम्नलिखित में से हमको इसके बारे में जो एक सही कथन इस परंपरा के बारे में उसका चयन करना है। ए, इट इमर्ज्ड इन केरला। बी, इट वाज लेड बाय बसवन्ना। सी, देयर फॉलोअर्स वर नोन एज नयनार्स। डी, दे सपोर्टेड द आइडिया ऑफ कास्ट एंड थ्योरी ऑफ रिबर्थ। यानी कि मुख्य रूप से बात क्या है, सही। तो कुल मिलाकर के देखिए इट इमर्ज्ड इन केरला गलत है, इट वाज लेड बाय बसवन्ना। बसवन्ना नाम के जो व्यक्ति थे इन्होंने ही इस जो ये आंदोलन था वीर शैव आंदोलन, इसकी स्थापना कर्नाटक के अंदर की थी। बिल्कुल सही है जवाब ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही जोड़ा है। बिल्कुल लिस्ट ए देखिए, लिस्ट बी देखिए, रूलर्स लिए गए हैं और वहाँ पर रीजन्स दिया गया है। चोलास तमिलनाडु, होयसल्स उड़ीसा, सुल्तान्स कर्नाटका, गजपति डेक्कन। तो यहाँ पर गजपति तो उड़ीसा के रूलर थे, बिल्कुल गलत हो जाता है डी। सुल्तान कर्नाटक में थे नहीं,
ये तो बीजापुर वगैरह की बात कर रहे हैं हम। होयसल उड़ीसा में थे नहीं। चोल बिल्कुल यहाँ पर सही है क्योंकि करेक्ट पेयर पूछा गया है, तो सही जो मिलान पहले से ही कर रखा है। चोल शासक तमिलनाडु में मुख्य रूप से इस क्षेत्र पर शासन करते थे 38 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 38 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन इन द बॉक्स केयरफुली, यानी निम्नलिखित इन्फॉर्मेशन को आपको पढ़ना है, बॉक्स में जो दी गई है फिर प्रश्न का उत्तर देना है। शी वाज अ राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मेड़ता इन मेवाड़, यानी कि वो मारवाड़ की मेड़ता राजपूत राजकुमारी थी इस क्षेत्र की, ठीक है। शी कंसिडर्ड लॉर्ड कृष्णा एज हर लवर, उसने अपने एक प्रेमी के रूप में, उन्होंने एक प्रेमी के रूप में भगवान श्री कृष्ण को समझा माना। कौन थी ये महिला बताना है, जो कि सगुण भक्ति संत की थी। सगुण मतलब सगुण भक्ति ट्रेडिशन का मानती थी, डिवोटी थी भगवान श्री कृष्ण की। कौन थी, ऑप्शन ए अंडाल, ऑप्शन बी गार्गी, ऑप्शन सी मीराबाई, ऑप्शन डी मैत्रेयी। ऑप्शन सी मीराबाई। मीराबाई प्रसिद्ध हैं, शिव जी को प्रेमी के रूप में इन्होंने आराधना की थी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पहला स्टेटमेंट देखेंगे। कृष्णदेवरायाज रूल वाज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, यानी कृष्णदेवराय का शासन जो था वो विस्तार और एकीकरण के लिए जाना जाता है, इसकी फीचर यही है। और अब दूसरा विकल्प देखेंगे। देयर वाज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन हिज एम्पायर, उनके जो साम्राज्य में शांति भी थी, प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धता भी थी, ठीक है। ही वॉज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग सम फाइन टेम्पल्स, उनको ये श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने बहुत कुछ अच्छे मंदिर बनवाए। ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी, उनको हरा दिया गया था राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में। तो इनमें से स्टेटमेंट में आपको कौन सा पढ़ना है कि जो कृष्णदेवराय से बिल्कुल संबंधित है, कौन सा संबंधित है। क्या पहला विकल्प संबंधित है कि उन्होंने भाई एक्सपेंशन कंसोलिडेशन किया था, बिल्कुल सही बात है, पहला सही है। देयर वाज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन हिज एम्पायर, बिल्कुल उनके साम्राज्य में शांति भी थी और समृद्धता भी थी। कृष्णदेवराय सबसे महान शासक माना जाता है। ही वाज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग सम फाइन टेम्पल्स, उनको श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने कुछ अच्छे मंदिर बनाए, बिल्कुल ये भी श्रेय दिया जाता है। तो 40 नंबर जो प्रश्न है, 40 नंबर क्वेश्चन, उसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है और डी बिल्कुल गलत है। उनको राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में जो हरा दिया गया था, जी नहीं, उससे पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बात करते हैं तो सही विकल्प कौन सा था, ऑप्शन बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। फिल इन द ब्लैंक। स्ट्रेटजी यूज्ड बाय हड़प्पन्स फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल मे हैव बीन टू सेंड एक्सपेडिशंस टू एरियाज सच एज द डॉट डॉट कर रखा है, फिल इन द ब्लैंक से। रीजन ऑफ राजस्थान फॉर कॉपर एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, जो कि मुख्य रूप से तांबा वो प्राप्त करते थे जिस जगह से, वो क्षेत्र कौन सा था। ऑप्शन ए खेतड़ी, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी वगड़, ऑप्शन डी मारवाड़। तो मैं बता दूं खेतड़ी जो है तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यहीं से इंडस वैली के लोग तांबा प्राप्त करते थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द टीचिंग्स ऑफ महावीरा और जैना फिलोसफी, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी शिक्षा है जो कि महावीर या फिर जैन दर्शन से संबंधित नहीं है। ए द इंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, यानी कि पूरा का पूरा जो दुनिया है ये एनिमेटेड है। एनिमेटेड का मतलब अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि प्राणवान, यानी कि पूरी दुनिया में जीवन है। ऑप्शन ए। बी अहिंसा, नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे। सी द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ इज नॉट रिलेटेड टू कर्म, ये कर्म से संबंधित नहीं है। चक्र, जन्म और पुनर्जन्म का। ऑप्शन डी की बात करते हैं। मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस इज अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ साल्वेशन, यानी मुक्ति पानी है तो उसके लिए जो है मठों में विहारों में निवास करना पड़ेगा। तो जो जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो 3 हैं, ए बी और डी। यहाँ पर जैन धर्म की जो शिक्षाएं यहाँ पर दी गई हैं वो है ए बी और डी, यानी कि जब पूरी दुनिया प्राणवान है, हिंसा भी करनी चाहिए, मठ विहारों में निवास भी करना चाहिए। लेकिन भाई जो है कर्म जो है पुनर्जन्म और जन्म से संबंधित नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत बात है, संबंधित है जैन धर्म के अनुसार। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक आपका विकल्प चयन किया जाएगा, यहाँ पर सही है, ठीक है। बात करते हैं 43 क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म इज नॉट करेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन है जो कि बुद्धिज्म से यानी बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है और सही भी नहीं है। ए पिलग्रिम्स सच एज फाजियान एंड जुआनजेंग ट्रेवल्ड फ्रॉम चाइना टू इंडिया फॉर नॉलेज। B. Bodhisattvas were perceived as deeply compassionate beings, यानी कि बोधिसत्व जो थे इनको माना जाता था कि बहुत गहराई से ये पूरी तरह से ऐसे मनुष्य थे जो कि विचारवान मनुष्य थे। वो अब सी ऑप्शन है। बोधिसत्तास एक्यूमुलेटेड मेरिट थ्रू देयर एफर्ट्स एंड यूज इट टू अटेन निब्बाना, यानी कि बोधिसत्व जो थे इन्होंने एक अच्छा जो गुण प्राप्त किया था अपने व्यक्तिगत प्रयासों से, जिससे इनको मोक्ष मिल गया था और इनका प्रयोग इन्होंने निर्वाण प्राप्ति के लिए किया था। ऑप्शन डी की बात करते हैं। महायाना लिटरली मीन्स द ग्रेट व्हीकल, यानी महायान का जो शाब्दिक अर्थ है ग्रेट व्हीकल, यानी कि महायान का मतलब बड़ा, जिसे बोलते हैं बड़ा, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा, इसका ऑप्शन बिल्कुल जो सही जो इसमें आया था ऑप्शन जो कि गलत है, जो गौतम बुद्ध के इस बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है।
तो बच्चों इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पिलग्रिम्स सच एज फाजियान एंड जुआनजेंग ट्रैवल्ड फ्रॉम चाइना टू इंडिया फॉर नॉलेज, यानी कि जो फाहियान और वेंसान नाम के चीनी तीर्थयात्री थे जो भारत आए थे वो ज्ञान के लिए आए थे, ये गलत जवाब है। वो गौतम बुद्ध के धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्रा करना चाह रहे थे और उस बौद्ध साहित्य को अपने साथ ले जाना चाह रहे थे, तो मात्र ज्ञान के लिए तो आए नहीं थे। बाकी तीनों विकल्प गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से महायान परंपरा या कहीं ना कहीं उससे संबंधित है, सब ठीक ठाक है, लेकिन ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर जो है विकल्प का चयन आप करेंगे जो कि बुद्धिज्म से नहीं जुड़ा हुआ है। देखेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सूफीज्म इन इंडिया, यानी भारत में सूफीवाद जो था उससे संबंधित कौन से कथन है। पहला कथन देखेंगे, पहले ऑप्शन में, दे टर्न टू एसेटिज्म एंड मास्टिज्म इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ग्रोविंग मटेरियलिज्म, यानी जो भौतिकतावाद धन पैसे का बोलबाला समाज में हो रहा था उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तपस्या पर जोर दिया, रहस्यवाद पर जोर दिया। दूसरा विकल्प देखेंगे, दे सॉट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने जो है कुरान का जो है इंटरप्रेट किया, उसकी व्याख्या की। और थर्ड ऑप्शन देखेंगे, अमीर खुसरो वाज द डिसाइपल ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया, जो अमीर खुसरो थे वो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और चौथा विकल्प देखेंगे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती सिजजी वाज फ्रॉम दिल्ली, यानी शेख मोइनुद्दीन सिजजी जो थे वो दिल्ली से थे। तो इसमें कौन सा, अब इसमें आप देखिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कथन कौन से सही है। ए, क्या पहला दूसरा और तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा देख लेते हैं। क्या अच्छा, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, जो यहाँ पर बात की जा रही है एसेटिसिज्म एंड मास्टिज्म, यानी रहस्यवाद और जो तपस्या की बात की जा रही है, जी हाँ बिल्कुल इस पे जोर दिया था सूफी संतों ने, और ये बिल्कुल अगेंस्ट थे मटेरियलिज्म यानी कि भौतिकतावाद के खिलाफ, जो धन दौलत का बोलबाला चल रहा था उस समय, तो इसके खिलाफ थे बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है। दे सॉट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान, कुरान की भी इन्होंने व्याख्या अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर की, ये भी सही है। अमीर खुसरो वाज द डिसाइपल ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो जो थे शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये भी बिल्कुल सही है। पहला दूसरा तीसरा तो सही है। शेख मोइनुद्दीन सिजजी जो थे वो दिल्ली से थे, ये गलत है यहाँ पर। तो इस तरह से पहला दूसरा और तीसरा करेक्ट है। यहाँ पर देखेंगे कौन सही है, तो ए ऑप्शन सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है। सिजजी जो थे दिल्ली से नहीं थे, आउट ऑफ इंडिया से थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रश्न भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। गिवन बेलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर लेबल्ड एज द रीजन आर। असर्शन क्या है कि कृष्णदेव राय जो थे ऐसे शासक थे जिनका शासन जो है एक्सपेंशन यानी विस्तार और जो है एकीकरण के लिए जाना जाता है। रीजन क्या दिया गया है कि विजयनगर राज्य जो था उसने जमीन का अधिग्रहण किया था, जीता था जमीन को, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच की जमीन को अपनी जो है सैनिक ताकत के बल पर, ठीक है। तो आप देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है, अब कौन सा सही है। बोथ ए एंड आर करेक्ट, क्या दोनों ए और आर करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन किया गया है। बोथ ए एंड आर फास्ट, दोनों ए और आर गलत हैं। सी ए इज करेक्ट पर आर इज नॉट, क्या ए सही है बट आर गलत है। आर सही है, क्या ए गलत है। तो देखते हैं पहले, कृष्णदेवराय जो शासन था वो विस्तार और एकीकरण के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। विजयनगर किंगडम एक्वायर्ड लैंड बिटवीन तुंगभद्रा एंड एकीकरण कृष्णा रिवर ड्यू टू इट्स मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। तो इनकी सैनिक जो है तैयारी हमेशा रहती थी और तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र इन्होंने जीत लिया था। तो यहाँ पर जो है दोनों ऑप्शंस तो बिल्कुल सही हमको दिखाई दे रहे हैं। देखिए ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के मामले में अगर हम कहेंगे तो एक्सप्लेनेशन के मामले में यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर आप देख पाओगे इस क्वेश्चन का सही आंसर मिलेगा ऑप्शन ए आपको, बोथ ए आर एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि कृष्णदेव राय के शासन में ये तो हुआ था एक्सपेंशन कंसोलिडेशन, यानी कि एकीकरण भी हुआ था साम्राज्य में और विस्तार भी हुआ था। और विजयनगर के साम्राज्य का कारण दिया गया है कि भैया हमेशा तैयार रहती थी, कृष्णा तुंगभद्रा नदी का बीच का क्षेत्र उन्होंने जीत लिया था। लेकिन अगर आप एक्सपेंशन कंसोलिडेशन की बात करेंगे तो बिल्कुल सही यहाँ पर विकल्प दिखा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। ये थोड़ा कन्फ्यूजनिंग क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा, इसको आप ध्यानपूर्वक करिएगा, बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत है, स्टडी करने की इन क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। लुक एट द फिगर बेलो, विच स्कूल ऑफ आर्ट इज एविडेंट ऑन द इमेज ऑफ बोधिसत्ता, यानी कि जो निम्नलिखित फोटो बोधिसत्ता की दिखाई गई है उसके अंदर आपको किस प्रकार की जो कला का नमूना, स्कूल ऑफ आर्ट का मतलब होता है किस कला, किस मूर्ति कला का ये जो है यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। ऑप्शन ए देखेंगे, चित्र को ध्यान से देखें। ए गांधार स्कूल ऑफ आर्ट यानी गांधार कला का नमूना है, उदाहरण है। बी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा नमूना है, मथुरा कला का उदाहरण है। ग्रीक रोमन स्कूल ऑफ आर्ट यानी ग्रीक रोमन कला का नमूना है। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, क्या है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का नमूना है। तो इसमें से सही विकल्प का आपको चयन
तो बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर है आपको मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक के अंदर जो है इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जो मूर्तिकला बात की जाती है, गौतम बुद्ध की जो मूर्तियां बनाई गई थी मुख्य रूप से 3 विशेष कला शैलियों में बनाई गई थी। गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली और अमरावती कला शैली में बनाई गई थी। तो यहाँ पर जो ये कला का नमूना जो दिया गया मथुरा कला शैली का नहीं है, ये है गांधार कला शैली का, यानी गांधार मूर्ति कला शैली, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का मूर्ति का ये नमूना है। तो इनमें काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है, किस पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है, किस रंग का प्रयोग किया जा रहा है, वो बातें बाद में डिस्कस की जाएंगी। पर ये बोधिसत्व की मूर्ति जो है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के फॉर्म में इसको बनाया गया है। अगले ऑप्शन की तरफ देखते हैं बच्चों। फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको दिखाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 था। द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉर द विजुअली इम्पायर्ड कैंडिडेट्स ओनली। तो ये जो बच्चे विजुअली एम्पायर्ड होते हैं, दृष्टिबाधित होते हैं, उनके लिए क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, कोई सेक्शन सी की बात करते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई देने वाले हैं। दिस सेक्शन कंटेन्स 12 क्वेश्चन, यानी पूरे सेक्शन के अंदर सी में आपको 12 प्रश्न मिलेंगे, कोई 10 आपको करने हैं। अब ये पैसेज आपके सामने दिया गया है, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। द्रौपदी का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसके बेस पे आपको MCQ मिलने वाले हैं। To whom did Draupadi ask these questions after losing in the dice game? यानी कि किससे द्रौपदी ने प्रश्न पूछा कि जब वहाँ पर जुए का खेल हार गया था। अब प्रश्न क्या पूछ रही है, उसने पूछा युधिष्ठिर से कि वो जब खुद को सब हार गए थे तो फिर द्रौपदी को वो कैसे हार गए जब खुद को हार चुके थे जुए में। क्या युधिष्ठिर से पूछ रही थी वो, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन किससे किया उसने जुए के खेल में वहाँ पर, क्या वो दुर्योधन से पूछ रही थी, धृतराष्ट्र से पूछ रही थी, भीम से पूछ रही, युधिष्ठिर से द्रौपदी पूछ रही थी भैया आप खुद ही जुए में हार चुके थे तो फिर हमको क्यों हार गए, हमको अधिकार क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। वाई इज द्रौपदी रेजिंग दीज क्वेश्चन, क्यों ऐसा सवाल उठा रही है। सी वांटेड टू नो हर पोजीशन एज अ वाइफ, वो जानना चाहती है कि उसकी स्थिति क्या है एक पत्नी के रूप में, वो जानना चाहती है कि वो कौरवों को चैलेंज कर सकती है, कौरवों को चैलेंज कर रही है। ऑप्शन सी, वो चाहती है कि वो इंस्टिगेट करे पांडवों को लड़ाई के लिए। ऑप्शन डी, सी वांटेड टू ह्यूमिलिएट द पांडवाज, वो पांडवों को जो है परेशान करना चाहती है, ह्यूमिलिएट करना चाह रही है, शोषण करना चाह रही है। ऑप्शन ए सही है, वो जानना चाहती है भाई कि मैं पत्नी हूँ तो मुझे जुए में कैसे लगा दिया तुमने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। हाउ डिड द्रौपदी रिएक्टेड टू हर ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट, यानी उसके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया, शोषणकारी व्यवहार द्रौपदी के साथ किया गया था वहां पर दुर्योधन जब जुआ का खेल वहां पर हार गए थे युधिष्ठिर। तो ऑप्शन ए, उसने क्या किया, सी रेज द लीगल इशू ऑफ प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप, उसने मालिकाना हक, संपत्ति के मालिकाना हक के आधार पर वहां पर एक कानूनी बात उठाई, भैया का सही बात है कि भाई क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है। बी, सी चैलेंज कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैट्रियार्कल मैरिज, यानी कि जो यहाँ पर पितृसत्तात्मक शादी विवाह व्यवस्था थी उसको उसने चैलेंज किया। अगली बात सी, सिंबलाइज द फिगर ऑफ द अल्टीमेट लॉर्ड मास्टर एंड ओनर, यानी कि इसने यहाँ पर फिगर जो है एक कैरेक्टर जो है उसको चित्रित किया है अल्टीमेट लॉर्ड, यानी कि जो मालिक है, मास्टर है, जो स्वामी है, ओनर है, मालिक है, उसके बारे में। सी, क्राइड इन शॉक एंड डिसमे एट द ट्रीटमेंट दैट सी फेस्ड एज अ वाइफ, यानी कि उसने बहुत रोई वो जब उसको झटका लगा, एंड डिसमे, और उसने विरोध किया ट्रीटमेंट जो उसके साथ किया गया एज ए वाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है द्रौपदी ने किस तरीके से अपने साथ जो व्यवहार किया गया उसका विरोध किया था, यहाँ पर आपको देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है सही प्रश्न जो है इसका जो सही आंसर है वो ये है कि जो द्रौपदी थी उसने बिल्कुल भी यहाँ पर रोई, वो चिल्लाई, उसको झटका लगा, उसने विरोध किया, उसके साथ जो व्यवहार किया गया यहाँ पर एक पत्नी के तौर पर भरी सभा में, इसका उसने विरोध किया था। ऑप्शन डी इसमें सही है। ठीक है, तो लीगल इश्यू वाली तो कोई बात यहाँ पर है नहीं भाई, एक पत्नी का क्या कर्तव्य होता है, पत्नी वाले टॉपिक की यहाँ पर पूरे के पूरे पैराग्राफ में बात की गई। वो पत्नी है भैया, हमारा कोई राइट बनता है, ऐसी बातें उसने कही हैं। हाउ डिड धृतराष्ट्र रिएक्ट एट द एंड, अब धृतराष्ट्र ने कैसा व्यवहार किया। ए, धृतराष्ट्र रिस्टोर द पर्सनल फ्रीडम टू द पांडवाज एंड द्रौपदी, उन्होंने क्या बोला कि जाइए पांडवों और द्रौपदी तुम्हारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उनको हम अब वापस आपको करते हैं, आप आज़ाद हो आज के बाद। या धृतराष्ट्र कंपेल्ड द पांडवाज टू स्टे विद कौरवाज, उन्होंने बोला कि आप जो है पांडवों के साथ रहिए, कौरवों के साथ रहिए पांडवों को, क्या धृतराष्ट्र ने ऐसा कहा। ऑप्शन सी, धृतराष्ट्र ऑर्डर्ड दुर्योधना टू अपोलाइज, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को कहा कि भाई तुम माफी मांगो। ऑप्शन डी, धृतराष्ट्र कॉल्ड युधिष्ठिर टू रिस्टोर देयर पावर, युधिष्ठिर को बुलाया धृतराष्ट्र ने, बोला कि भाई तुम अपनी शक्ति को पुनः स्थापित कर लो। तो यहाँ पर जो मुख्य बिंदु यहाँ पर आंसर आपको में मिलेगा, धृतराष्ट्र रिस्टोर्ड टू द पांडवास एंड द्रौपदी देयर पर्सनल फ्रीडम, यानी कि धृतराष्ट्र ने यहाँ पर दोबारा से उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो पर्सनल फ्रीडम है पांडवों और द्रौपदी की वापस दे दी। तो मामला हो गया खत्म, स्वतंत्र हो गए पांडव। फिर क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। हाउ डू यू इवेल्युएट द पोजीशन ऑफ द्रौपदी एज द वाइफ ऑन द बेसिस ऑफ द केस, यानी इस जो पूरे मामले में आप देखते हो कि इवेल्युएट कैसे करेंगे इस कहानी में अब द्रौपदी के स्थान को एक पत्नी के तौर पर इस केस के मामले में। क्या द्रौपदी ने ऑब्जेक्ट किया, जो सी ऑब्जेक्टेड ओवर द बिहेवियर ऑफ द हस्बैंड, उन्होंने अपने पतियों हस्बैंड जो जितने 5 पति थे उनके बिहेवियर को उसने ऑब्जेक्ट किया। बी, सी हैड द प्रॉपर्टी राइट्स लाइक हर हस्बैंड, उसको अधिकार था कि वो अपने पतियों की तरह संपत्ति के अधिकार रखे। सी, द फैमिली हैड अ कंप्लीट राइट्स ओवर हर,
द कंपनी हैड कंप्लीट राइट्स ओवर, पूरे परिवार का उस पर कंप्लीट अधिकार था। डी, सी वॉज हैविंग हर्टेड फीलिंग्स फॉर हर हस्बैंड, उसको घृणा थी अपने पतियों से और उसके पतियों के प्रति उसको जो है ऋणात्मक उसकी फीलिंग और भावनाएं आती थी। तो क्या है कुल मिलाकर के यहाँ पर उसका जो सही विकल्प आपका, तो सही विकल्प का चयन करना है तो उसमें देखेगा आपकी ए जो है सही जवाब है कि सी ऑब्जेक्टेड ओवर द बिहेवियर ऑफ द हर हस्बैंड, यानी अपने पति जो उसके पांचों पति भीम युधिष्ठिर वगैरह जो भी थे उनका उसने विरोध किया, ऑब्जेक्शन उठाया कि भैया आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हमको यहाँ पर किस तरह से जुए में हार सकते हो, आपका क्या अधिकार है। 52 क्वेश्चन देखेंगे। हाउएवर द द्रौपदीज क्वेश्चन रिलेटेड टू वोमनहुड, यानी कि महिला होने की अधिकार से द्रौपदी का प्रश्न किस प्रकार संबंधित, वोमनहुड का मतलब इस तरह से महिलावादी होने से क्या संबंधित है, क्या प्रश्न द्रौपदी का। ऑप्शन ए, सी रेज्ड द क्वेश्चन ऑन द स्टेटस ऑफ द वोमन, यानी कि उन्होंने महिला की जो स्थिति है उस पर एक प्रश्न उठाया। बी, सी टुक स्टैंड द पैट्रियार्कल नॉर्म्स, उन्होंने स्टैंड लिया कि जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है मानदंड है उसके मामले में। सी रेज्ड ऑल पैसिव नेचर क्वेश्चंस, उन्होंने सारे जो ऐसे प्रश्न उठा रखे हैं जो पैसिव नेचर वाले हैं, पैसिव नेचर। तो पैसिव नेचर क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें जो मतलब पैसिव नेचर का मतलब नकारात्मक, नेगेटिव, यानी कि बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया, ऐसे प्रश्न जो बिल्कुल नेगेटिव टाइप के हैं ऐसे प्रश्न क्या उसने उठाए। सी क्वाइटली एक्सेप्टेड हर प्लाइट, यानी उसने अपने दुख को स्वीकार कर लिया। तो इसमें सही ऑप्शन है ए, सी रेज्ड द क्वेश्चन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमन, यानी कि उसने प्रश्न उठाया कि भैया महिला की स्थिति के मामले में ऐसे प्रश्न ऐसा क्यों है महिला के साथ, ठीक है। तो बाकी चीज़ें तो नहीं की जा रही है कि पैट्रियार्कल नॉर्म्स वगैरह की, या पैसिव नेचर क्वेश्चन भी नहीं उठाए उसने, क्वाइटली एक्सेप्ट भी नहीं किया कंडीशन को। तो यहाँ पर वो महिला के संपत्ति विषयक जो है स्टेटस जो है महिला का वो उसने ऑप्शन ए में यहाँ पर उठा रखा है, जो कि सही इसका जवाब होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। यहाँ पर रीड द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आपने जो सोर्स को पढ़ना है, पूरा सोर्स भी आने वाला है पेपर में इस तरह से आएगा इसी सेक्शन में, और एमसीक्यू जो आधार पर प्रश्नों के जवाब देने, पूरा सोर्स आप देख सकते हैं वन लॉर्ड भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस से दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं इसको जब आपको फुर्सत मिलती है, ढंग से देख लीजिएगा। तो यहाँ इसके बेस पे हम प्रश्न करेंगे। 53 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। आइडेंटिफाई द कनोटेशन ऑफ कबीरा फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, यानी कबीरदास का जो कनोटेशन है इस प्रश्न के आधार पर आप कनोटेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कबीर का जो संकेत है, कबीर का जो अर्थ है, कबीर का आशय क्या है, मतलब क्या जताना चाह रहे कबीर। तो इससे क्या पता चल रहा है हमसे कि क्या वो मोनो थियस्टिक एस्पेक्ट वाले थे, क्या वो पॉलीथिस्ट एस्पेक्ट वाले थे, क्या वो एथियस्ट एस्पेक्ट वाले थे, क्या वो थियोक्रेटिक एस्पेक्ट वाले यहाँ पर कबीरदास। तो बच्चों एक बार फिर से विकल्पों को सुन लेते हैं। तो ऑप्शन ए, क्या कबीरदास एकेश्वरवादी थे। बी ऑप्शन, क्या कबीरदास जो है बहुदेववादी थे। ऑप्शन सी, क्या कबीरदास नास्तिक थे। इससे क्या ये पता चलता है उनके जो आशय क्या है इस कहानी से। क्या डी थियोक्रेटिक, क्या वो डिवाइन दैवी व्यवस्था को मानने वाले थे। तो कुल मिलाकर के इस पूरी की पूरी बात से तो हमें यही पता चलता है, मैं उस पैराग्राफ को पढ़ भी नहीं रहा हूँ, मोनो एथियस्टिक यानी एकेश्वरवादी विचारधारा वाले, एक ईश्वर को मानने वाले कबीरदास थे। तो कन्फर्म हो जाता है, आप भी देखिएगा पढ़िएगा। 54 को बात करते हैं। कबीर यूज्ड डिफरेंट नेम्स फॉर गॉड और द सुप्रीम पावर, व्हाट कैन वन इन्फर फ्रॉम दिस, यानी कबीरदास जो है विभिन्न नामों का प्रयोग करते हैं सुप्रीम पावर यानी कि जो सर्वोच्च सत्ता है या भगवान के लिए। अब निखिल में से कौन इसका क्या अर्थ निकाल सकता है। क्या ए, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, यानी कि उस जो अल्टीमेट रियलिटी है, परम सत्ता है, उसकी बात कर रहे हैं, उसका विचार वो दे रहे हैं। बी, फेथ इन सगुण भक्ति, वो सगुण भक्ति में विश्वास रखते थे, आकार रूप में विश्वास रखते। सी, रिचुअल्स अ वे टू गेन इनसाइट, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए रिचुअल्स करने की वो बात करते हैं। डी, रियलिटी इज एन ऑर्सविंग आइडल्स, यानी कि रियलिटी जो है वो है कि मूर्तियों की पूजा करने में। तो यहाँ पर आप पूरा इसको पढ़ लेंगे पहले, यहाँ पर पूरा का पूरा। तो मुझे तो यहाँ का ऑप्शन जो सही लगता है 54 का वो है कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, जो डिफरेंट फॉर्म्स में वो गॉड को बुलाते हैं, अल्लाह, राम, रहीम, करीम, जो भी शून्य निरंजन बोलते हैं वो सुप्रीम पावर के लिए, वो कुल मिला के अल्टीमेट रियलिटी का कॉन्सेप्ट वहाँ पर वो दे रहे हैं। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर 54 का बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। हाउ हैज़ कबीराज कंपोजिशंस प्रमोट कम्युनल हार्मोनी एट लार्ज, यानी कबीरदास के जो कंपोजिशन जो रचनाएं हैं वो कम्युनल हार्मोनी यानी कि सांप्रदायिक एकता सौहार्द को बढ़ाने वाले हैं, उसको प्रमोट करते हैं। ऑप्शन ए, कबीर मेंशंस अबाउट वन गॉड इन ऑल, यानी कबीरदास ने बोला है कि एक ही भगवान है, सर्वोच्च भगवान है, एक ही भगवान है। ही क्वेश्चन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उन्होंने प्रश्न उठाए हैं धार्मिक रीति रिवाजों परंपराओं पर। ही वाज अ हिंदू बाय बर्थ, वो जन्म से हिंदू थे। ही वाज एन इस्लामिक बाय बर्थ, या वो जन्म से मुसलमान थे। तो देखिए उनकी रचनाओं के आधार पर सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए जो बात करेक्ट कही जा सकती है, उन्होंने कबीर ने एक ईश्वर की बात, कबीरा मेंशंस अबाउट वन ऑन गॉड इन ऑल, यानी सभी रूपों में उन्होंने बात की है कि भैया भगवान जो है एक ही है। इससे बात क्या चलती है पता है कि सभी धर्मों में जो है समानता स्थापित करने की
बात करते हैं वो, ठीक है, 55 का ए। 56 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ कबीराज फिलोसफी, यानी कबीरदास की जो फिलोसफी है, जो दर्शन है, जो उनका जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसको क्लियर क्या करता है। ऑप्शन ए, ही गेव इम्फेसिस ऑन द ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स, नो, उन्होंने रिचुअल्स ट्रेडिशंस पर फोकस नहीं किया, रीति रिवाजों, कर्मकांडों, परंपराओं पर जोर नहीं देते। बी, ही यूज्ड इन कनोटेशंस एज शब्द और शून्य, यानी कि उन्होंने कनोकेशन यानी उनका मतलब जो था शब्द और शून्य, इन पर उन्होंने विशेष जोर दिया। ही गेव इम्फेसिस ऑन यज नाज एंड सेक्रीफाइसेस, यानी यज्ञ जो होते हैं और सेक्रीफाइस जो होते हैं, यानी यज्ञ परंपरा जो होती है, इन पर इन्होंने जोर दिया। ही वॉज अ फंडामेंटलिस्ट इन हिज अप्रोच, यानी कि वो सिद्धांतवादी थे अपने अप्रोच के मामले में। तो ये बिल्कुल इसमें जो सही जवाब है वो है ही यूज्ड कनोटेशंस शब्द और शून्य, यानी कि उन्होंने अपने जो शब्दों में, जो अपनी इस फिलोसफी में उन्होंने शब्द और शून्य शब्दों का प्रयोग किया है। बिल्कुल ये सही जवाब है, बाकी पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। कबीर्स पोइट्री हैज़ अ अब ये आपको करना क्या है, जैसे ऊपर जाओगे ना तो यहाँ पर पढ़ लेना पहले ढंग से, और पहले का भी पढ़ा होना चाहिए कबीरदास की शिक्षा को, ठीक है। अब देखते हैं 57 नंबर का क्वेश्चन। कबीर्स पोइट्री हैज़ अ literary as well as a philosophical significance. Select the most appropriate option from the following that describes this essence, यानी कबीरदास की जो कविताएं, पोइट्री है, लिटरेरी एज वेल एज फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि उसके अंदर एक जो है फिलोसफिकल जो दार्शनिकता है, उसके अंदर वो महत्व भी इसका है। पर कविता तो है ही, लेकिन दार्शनिकता का भी महत्व है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि बहुत अच्छे से विकल्प का चयन करना है जो अच्छा लगता है आपको, जो कि डिस्क्राइब भी करता है इनके एसेंस को, जिनका जो सार, जो समरी जो निकलती है। ए, गॉड इज़ वन हु जस्ट हैज़ डिफरेंट फॉर्म नेम्स, यानी भगवान तो एक है और उसके अलग अलग नाम है। बी, गॉड इज़ वेस्टेड इन ऑल सगुना फॉर्म्स, यानी कि जो भगवान है, जो ईश्वर। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध की जो कविताएं हैं उनका जो है, सॉरी गौतम बुद्ध नहीं, कबीरदास की जो कविताएं हैं, इनके अंदर जो बातें कही गई हैं, लिटरेरी जो हैं, पोइट्री जो है, उनके अर्थ तो हैं ही, उनके अंदर फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस यानी आध्यात्मिक अर्थ भी है। तो उसका मतलब क्या है, ए ऑप्शन सही है, गॉड इज़ वन, ईश्वर एक है, उसके अलग अलग नाम है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बाकी जो है भैया अलग अलग वो गलत दिए गए हैं। सगुण फॉर्म मतलब कि भैया सगुण फॉर्म में ही जो है निहित है कि भाई ईश्वर की पूजा होगी, ये सारी बातें उन्होंने BCD नहीं मानी है, ठीक है। बात करते हैं 58 क्वेश्चन की। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कबीर एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि कबीरदास के संबंध में आपको कथन का चयन करना है, स्टेटमेंट का चयन करना है कि सही क्या है। कबीर वाज अ निर्गुण सेंट, क्या कबीरदास निर्गुण सेंट थे? बिल्कुल से थे। ही बिलीव्ड इन फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड, बिल्कुल क्या वो फॉर्मलेस यानी कि ऐसा ईश्वर, भगवान, सर्वोच्च सत्ता जिसका आकार नहीं था, क्या उस पर विश्वास रखते थे? हाँ जी बिल्कुल सही, ये भी सही है, मानते थे। ही वांटेड टू रिमूव द डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन, वो चाहते थे कि जो धर्म और जाति के नाम पे बंधन है, अंतर है, भेदभाव है, उसको खत्म किया जाए, बिल्कुल ये भी वो चाहते थे। ही कंडेम्ड द सुपरस्टिशियस कल्ट्स एंड रिचुअलिज्म, यानी कि वो निंदा करते थे अंधविश्वासों की, सांप्रदायिक अंधविश्वासों की, और ये जो रीति रिवाज कर्मकांड होते थे इनकी भी वो आलोचना करते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन जी बिल्कुल सही हो जाता है। इस चारों काम कबीरदास ने किए थे, तो देखिए सी ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बच्चों कई बार क्या है कि 1 घंटा का मेरा वीडियो है, लगातार इसको मैं बना रहा हूँ, तो प्रोनाउंसिएशन में कई जगह दिक्कत आ रही है। उम्मीद है आप मुझे माफ़ कर देंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। सेक्शन डी की बात करते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन है, दोनों कंपलसरी है, लास्ट पॉइंट पे हम पहुँच गए हैं, दोनों प्रश्न करने हैं। तो आपको मैप दिया गया है, मैप में ऑप्शन को सिलेक्ट करिए, देखिएगा ऑप्शन पहचानिएगा। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन बी देखिए। आप पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है, ढंग से मैप देख लो। आप यहाँ पर मैप दिखाई दे रहा होगा आपको, मैप ढंग से देख लो। ऑप्शन ए गुजरात को इंडिकेट कर रहा है, ऑप्शन बी तमिलनाडु को इंडिकेट कर रहा है। अब देखते हैं पूछा क्या गया है। 59 का क्वेश्चन है, ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ए इज मार्क्ड एज मेजर अशोकन इंस्क्रिप्शन रॉक एडिक्ट्स आइडेंटिफाइड अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस, यानी कि जो मैप है इसमें अशोका ए से जो इंडिकेट किया गया है वो अशोक का अभिलेख दिखाया गया है, जो कि शिलालेख है। अब इसको पहचानिए, ए क्या ये गिरनार है, बी क्या सोपारा है, सी क्या सन्नति है, डी क्या शिशुपालगढ़ है। तो देखिए इसमें ए देखिए बच्चों, गुजरात में एकमात्र बहुत बड़ा शिलालेख जो अशोक का है वो है गिरनार। और गिर का राष्ट्रीय उद्यान जो है शेरों के लिए प्रसिद्ध है, बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध कहाँ पर है, वो भी है गिरनार, गुजरात के अंदर। तो गिरनार याद रखिएगा, गुजरात के अंदर, ठीक है। अब बात करें 60 नंबर क्वेश्चन, ऑन द सेम मैप बी इज आल्सो मार्क्ड। अब बी भी दिखा रखा है इसी मैप के अंदर। अब इंपॉर्टेंट टाउन्स भी दिखाए गए हैं, 2nd सेंचुरी BC के, 2री शताब्दी या 200 सेंचुरी BCE के अंदर जो महत्वपूर्ण शहर थे भारत के, उसमें से आप सही का चयन करिए भैया। 200 ईसा पूर्व का शहर चुनना है, बी में दिखा रखा है। देखिए क्या वो मथुरा है,
बी में भरुकच्छ है क्या, सी में क्या श्रावस्ती है, डी में क्या पुहार है। देख लेते हैं मैप में। अब ये बताना है कि जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला बी वाला हिस्सा, ये जो आपको बताना है कि भैया ये शहर बी कौन सा है, तमिलनाडु के समुद्र तट पर स्थित है। क्या श्रावस्ती है, क्या मथुरा है, क्या भरुकच्छ है, क्या पुहार है। तो आपको बता दें बच्चों, बी जो ऑप्शन है पुहार है। ये बंदरगाह नगर था, कपड़े का उत्पादन भी यहाँ पर होता था। ठीक है ना, तो बता रखा है, तो पुहार बी डी ऑप्शन है 60 का। अब देखिए नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं विजुअली इंस्पायर्ड कैंडिडेट्स के लिए दिए गए हैं, तो ये हमको देखने नहीं है, आप चाहें तो इनको भी देख सकते हैं ऐसे ही। और ये हमारे पेपर हो गया। फिर से मैप को ढंग से देख लीजिए। मैप देखेंगे तो ए ऑप्शन गुजरात में है जो कि अशोक का शिलालेख है गिरनार में। ऑप्शन बी देखेंगे पुहार है यहाँ पर दक्षिण भारत के तमिलनाडु में, बंदरगाह नगर सी पोर्ट टाउन यहाँ पर था। तो पूरा क्वेश्चन पेपर हमने 1 घंटे में कर लिया है बच्चों यहाँ पर इस तरीके से। उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देख चुके होंगे, देख रहे होंगे। बहुत लंबा वीडियो बन गया है, माफ़ कीजिएगा इस बात के लिए। एक ही बार में पिछले 1 घंटे से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। कहीं पर दिक्कत आई हो, समस्या आई हो, ज़रूर मुझे पूछ लीजिएगा, बताइएगा कहाँ पर वीडियो में गलतियाँ आपको नज़र आई। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद और बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशंस। गॉड ब्लेस यू।